देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ये आप बीएससी थर्ड ईयर में एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स आएगी तब उसमें ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, तो अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी। देखो हमारे पास में जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी सिस्टम जो होता है उसको हम जिन कोऑर्डिनेट से बताते हैं वो कोऑर्डिनेट्स दो तरह के होते हैं, एक पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है और एक उसका मोमेंटम कोऑर्डिनेट होता है। और अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि Q और P को आप एक साथ 100% एक्यूरेसी से ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इसकी अवस्था जो होती है वो एक वेव फंक्शन की हेल्प से बताई जाती है। उसी वेव फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन भी कहते हैं और उसे साई से डिनोट किया जाता है। साई जो होता है उसकी पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। अब ये जो साई होता है इसके अंदर विशेषताएं होती है कुछ। इसकी पहली विशेषता ये होती है कि ये जरूरी नहीं रियल फंक्शन हो, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यानी कि इसके अंदर आयोटा का टर्म भी हो सकता है। सेकंड ये कहता है कि ये हमेशा ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, सिंगल वैल्यूड होता है और फाइनाइट होता है, यानी इसकी वैल्यू जो है ये फंक्शन ऐसे नहीं होगा कि यहाँ तक फंक्शन आया फिर यहाँ तक, नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे ऐसे वेव फंक्शन हो जाए और ये ग्राफ प्लॉट कर दिया तो इस जगह इस टाइम पर इसकी ये वाली वैल्यू भी आ रही है, ये 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 भी आ रही है, तो ये सिंगल वैल्यूड यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से ये फाइनाइट होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये फाइनाइट होना चाहिए। तीसरी विशेषता ये है कि जब साई को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसे मोड ऑफ साई का स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बताता है आपको उस उस सिस्टम की प्रोबेबिलिटी बताता है, उस सिस्टम के प्रोबेबिलिटी को, यानी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, साई इंटू साई स्टार या मोड ऑफ साई स्टार, ये उसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता बताता है कि पार्टिकल वहां पे है या नहीं, उसके होने की प्रायिकता आपको बताता है। और प्रोबेबिलिटी का अगर इंटीग्रेशन हम पूरे स्पेस में करें यानी कि मोड ऑफ साई स्क्वायर का डी टाउ यहाँ पे ध्यान रखना वॉल्यूम एलिमेंट है और इस वॉल्यूम का हमने पूरे स्पेस में पूरे ब्रह्मांड के लिए यूनिवर्स के लिए इंटीग्रेशन कर दिया तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1। क्यों? क्योंकि मोड ऑफ साई स्क्वायर जो है वो प्रायिकता के बारे में बताता है और प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1 हो सकती है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, अगर dx रेंज में हमारे पास मान लीजिए कोई पार्टिकल है x पॉइंट पर है और dx रेंज में है तो dx रेंज में उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी मोड ऑफ साई स्क्वायर इंटू dx होगी और अगर इंटीग्रेशन कर दोगे पूरे स्पेस के लिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट आपके पास ये है, सेकेंड पोस्टुलेट, ये पहली पोस्टुलेट थी। सेकेंड पोस्टुलेट आपके पास क्या कहता है, जितनी भी क्वांटिटीज होगी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी उन सब के करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होगा। अब ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर ऐसा नियम है जिसको किसी एक फंक्शन पे लगाने से हमें दूसरा फंक्शन मिल जाता है। एग्जाम्पल डी बाई डी टी, जब हम डी बाई डी टी को साइन टी पर अप्लाई करेंगे तो डी बाई डी टी से क्या मिल जाएगा कॉस टी, यानी कि ऑपरेटर ऐसा नियम है जिसे किसी एक फंक्शन पे लगाने से दूसरा फंक्शन हमें मिल जाता है। और क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास जितने भी ऑपरेटर होंगे वो सारे हर्मिशियन ऑपरेटर होंगे या फिर हर्मिटी संकारक होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हर्मिटी संकारक क्या होगा, तो मान लीजिए हमारे पास दो वेव फंक्शन है साई 1 और साई 2 और कोई ऑपरेटर है ए, अगर वो ऑपरेटर ए है हर्मिशियन ऑपरेटर तो उसको इस कंडीशन को फुलफिल करना आवश्यक होगा, यानी कि साई 1 स्टार ए साई 2 डी टाउ ए साई 2 का स्टार साई 1 डी टाउ, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम जितने भी ऑपरेटर लेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे हर्मिशियन ऑपरेटर होंगे। इसके अलावा हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होते हैं, लीनियर ऑपरेटर होते हैं। अब वो लीनियर ऑपरेटर होने की कंडीशन क्या होती है, जैसे कि ए ऑपरेटर अगर लीनियर ऑपरेटर है तो ए को लैम्डा 1 साई 1 प्लस लैम्डा 2 साई 2 पे अप्लाई करेंगे तो ये इसके अंदर जाएगा और दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा 1 ए साई 1 लैम्डा 2 ए साई 2, यानी इक्वेशन 3 को अगर फुलफिल करता है कोई ऑपरेटर ए तो वो क्या होगा लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा। लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमारे पास कोई भी संख्याएं हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में एवरेज निकालते हैं, जैसे हमें बहुत सारी वैल्यूज दे दी जाती है और हमें कहा जाता है 5 नंबर दे दिए मैंने, जैसे 2 5 7 9 और मैं आपको बोलूं इसका एवरेज निकालो तो आप क्या करोगे 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और टोटल नंबर कितने हैं 4, टोटल नंबर इसका एवरेज निकाल लोगे। तो ये तो क्लासिकल में हो गया। क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम किसी
क्वांटिटी का एवरेज निकालते हैं तो उस एवरेज को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं, प्रत्याशित मान बोलते हैं। और हमारे पास जो ऑब्जर्व ऑपरेटर होता है, जैसे ए ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर को कैसे डिनोट करेंगे, उसके ऊपर कैप लगाएंगे। यहाँ पर कैप का मतलब यूनिट वेक्टर नहीं है, यहाँ पर कैप का मतलब ये ऑपरेटर है और इसके संगत जो भौतिक राशि होगी वो होगी ए। तो अगर इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है और इसको फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन साई का स्टार, जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको निकालनी है वो ऑपरेटर रखो, साई करो और वॉल्यूम इंटीग्रेशन उसका कर दो। ये फॉर्मूला होता है इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू। यहाँ पर टेबल पे कुछ दिया हुआ है, ये टेबल मैं इंग्लिश में देख लेती हूँ। अगर इंग्लिश के अंदर हमारे पास में, इंग्लिश में देखिए आपके पास पोस्टुलेट्स हो गया। फर्स्ट पोस्टुलेट जो है उसके ए बी और यहाँ पर सी पार्ट जो है वो आप देख लीजिए थोड़ा सा। सी पार्ट ये है, डी पार्ट ये है। सेकेंड पोस्टुलेट्स आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, डी बाई डी टी। फिर मैंने हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में बताया था, इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 लीनियर ऑपरेटर आया था। इक्वेशन 4 में हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई थी। यस, इसमें जो टेबल है वो क्लियर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्वांटिटी, क्वांटिटी में अगर पोजीशन है तो पोजीशन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, आर वेक्टर से, और उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर भी कितना होगा, आर होगा। सेकंड पे है लीनियर मोमेंटम यानी संवेग, जो रेखीय संवेग होगा उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, पी वेक्टर से करते हैं, लेकिन उसका ऑपरेटर देखिए माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर के बारे में आपने उसमें पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, बीएससी फर्स्ट ईयर में। तीसरा है आपके पास एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला आर क्रॉस पी होता है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस आर क्रॉस डेल्टा। काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m और उसका ऑपरेटर आपको दिया हुआ है। इन चार में से एग्जाम में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। थर्ड पोस्टुलेट्स अपन यहाँ पे ज्ञात करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट देखिए, थर्ड पोस्टुलेट ये है कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी ए को मेजर करेंगे तो हमें केवल वो मान मिलेंगे जो उनके लिए प्रॉपर वैल्यूज होती है। और अगर हमारे पास इक्वेशन 5 सेटिस्फाई होती है, यानी कि मान लीजिए कोई ऑपरेटर ए है, उसे हमने किसी फंक्शन 5 पे लगाया, हमें कोई मैथमेटिकल नंबर मिल गया और उसके साथ वापस वही फंक्शन मिल गया, तो इस स्मॉल ए को हम क्या कहेंगे, आइगेन वैल्यू कहेंगे, और इस 5 को हम क्या कहेंगे, आइगेन फंक्शन कहेंगे। करेक्ट, आइगेन मान और आइगेन फलन। तो ये एग्जाम में आपके पास पूछा जा सकता है कि आइगेन वैल्यू क्या होती है और आइगेन फंक्शन क्या होता है। तो आप लिख दीजिएगा कि माना कोई ऑपरेटर ए है और फंक्शन है फाई, जब वो उस पर अप्लाई होता है तो किसी नंबर के साथ वापस वो ही फंक्शन मिल जाता है, तो ये समीकरण आइगेन समीकरण होती है। और यहाँ पर स्मॉल ए जो नंबर मिलता है वो आइगेन वैल्यू होती है, और जो हमारे पास फाई होता है वो आइगेन फंक्शन होता है। ठीक है, अब हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक ही ऑपरेटर के लिए अलग अलग आइगेन वैल्यूज मिल रही है, a1 a2 a3 एंड सो ऑन, और उनके संगत हमें बहुत सारे आइगेन फलन मिल रहे हैं, phi 1 phi 2 एंड सो ऑन। तो जो हमारा वेव फंक्शन होगा, एक्चुअल वेव फंक्शन होगा, वो इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी जो एक्चुअल वेव फंक्शन होगा, अगर हमारे पास phi 1 भी मिल रहा है, phi 2 भी मिल रहा है, phi 3 भी मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और इन सबको आपस में ऐड कर दिया। तो साई इज इक्वल टू C1 phi 1 C2 phi 2 C3 phi 3 या फिर समेशन Ci phi i। ये हमारे पास वेव फंक्शन हमें मिल गया। इसके बाद एक कंडीशन और होती है कि अलग अलग आइगेन मान, अलग अलग आइगेन मान क्यों बोला, क्योंकि phi 1 a1 से संबंधित था, phi 2 से हमें a2 मिल रहा था, phi 3 से हमें a3 मिल रहा था। तो अलग अलग आइगेन मान से संबंधित अगर हमारे पास वेव फंक्शन मिलते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, प्रसामान्य लांबिक यानी ऑर्थोगोनल होते हैं। अब वो ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन क्या होती है, तो दो फंक्शन मान लीजिए कोई phi i
और फाई जे है। आई और जे की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये जो है इसका इंटीग्रेशन अगर हम वॉल्यूम पे करें तो ये हमें मिलेगा डेल्टा आई और जे। डेल्टा आई जे की ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे फुलफिल होगी। डेल्टा आई जे देखो हमारे पास 0 होता है अगर आई और जे नॉट इक्वल टू एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, और डेल्टा आई जे की वैल्यू 1 होती है अगर आई और जे हमारे पास बराबर होते हैं। आई और जे हमारे पास बराबर होते हैं तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आती है। आई और जे हमारे पास बराबर नहीं होता है तो ये 0 आता है। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थो नॉर्मेलिटी। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब तो केवल ये कंडीशन है, ऑर्थोगोनल में तो केवल 0 मिलेगा, और नॉर्मलाइजेशन में क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, देखो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाएगा। मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा आइगेन फलन और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन समान आइगेन मान से संबंध होते हैं तो ऐसे सिस्टम को डिजनरेट कहते हैं। और ऐसे जो आइगेन फलन होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी होती है। इसका क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए आपके पास ऑपरेटर मिला ए, इसको मैंने अप्लाई किया फाई 1 पे। ठीक है, इसको मैंने अप्लाई किया फाई 1 पे और मुझे यहाँ पे मिला ए फाई 1, करेक्ट। तो हमें यहाँ पर मिल गया। अब हमें दूसरा फंक्शन लेते हैं फाई 2, ए फाई 2 में करती हूँ और मुझे यहाँ पे वापस क्या मिलता है, समान आइगेन, वापस मुझे ए ही मिलता है और मुझे क्या मिलता है फाई 2। यानी मेरा ऑपरेटर जो है वो सेम ऑपरेटर जो फाई 1 पे अप्लाई हुआ और मुझे ए मिला, लेकिन सेम मेरा फाई 2 पे अप्लाई हुआ तब भी मुझे ए मिला। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास, आई होप यहाँ पे दे रखा होगा, नहीं दे रखा है कोई बात नहीं है, ये एग्जाम्पल देखिए। ये कह रहा है देखो 2 या 2 से ज्यादा स्वतंत्र आइगेन फलन, आइगेन फलन हमें अलग लेने हैं तो मैंने फाई 1 ले लिया और फाई 2 ले लिया, दो अलग अलग हो गए। और उनका जो है हमें जो आइगेन इक्वेशन मिल रही है उनका आइगेन मान समान होना चाहिए। तो इसमें भी ए मिल रहा है और इसमें भी ए मिल रहा है, समान आइगेन मान हो गए। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जो सिस्टम होंगे ये क्या कहलाएंगे, डीजनरेट कहलाएंगे, ये अपभ्रष्ट कहलाएंगे। और ये प्रॉपर्टी जो होती है वो अपभ्रष्टता कहलाती है, डीजनरेसी। और ऐसे कितने समान मान मिले, ऐसे कितने आइगेन फंक्शन मिले, उनकी संख्या जो होती है वो ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी। तो इस स्थिति में कितना होगा, 2 होगा। इस स्थिति में कितना होगा, क्योंकि फाई 1 और फाई 2 आपको मिल रहा है तो इस स्थिति में आपको 2 मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल आपको नहीं देना है, ये वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देने की हमें कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये पोस्टुलेट्स हमारे पास हो जाएगा। फोर्थ पोस्टुलेट्स हमारे पास क्या कहता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन आपने वैसे अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से आपने श्रोडिंगर इक्वेशन अगर पढ़ी है तो ध्यान रखिएगा कि जो साई है उसका साई को जो हम फाइंड आउट करते हैं वो एक समीकरण से फाइंड आउट करते हैं जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। और ये इक्वेशन नंबर 8 जो होती है ये श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू कैपिटल एच साई, जहां पर एच जो होता है वो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होता है, इसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो इक्वेशन नंबर 9 में होता है। ये काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग होता है और ये पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग होता है। तो जो एच होता है वो बेसिकली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है, ये रहा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ये हमारे पास पोस्टुलेट्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इंग्लिश में दिखा देती हूँ, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। पॉइंट नंबर 3 देख लीजिए। ऑर्थो नॉर्मेलिटी की कंडीशन देख लीजिए। डीजनरेसी के बारे में मैंने आपको बता दिया और फिर साई को फाइंड आउट करने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन आपको बता दिया। दैट्स इट।